नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सानिसा हरणे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। जी हाँ, सबसे बड़ा धन हमारे पास यदि कुछ है तो वो धन दौलत नहीं है, वो है हमारा स्वास्थ्य। हम अपने स्वास्थ्य के साथ कैसे उसका रखरखाव करते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं, आज की दिनचर्या में, आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिसके पास एक स्वस्थ शरीर है वही इस पूरे दुनिया देश में जो मनोरंजन है, जो खान पान है, उसका एंजॉय कर सकता है, उसका पूरा आनंद उठा सकता है। पर जब स्वास्थ्य हमारा साथ छोड़ देता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। तो एक स्वस्थ शरीर के अंदर क्या कुछ होना चाहिए और क्या बीमारियां आज के परिवेश में हमको घेरे हुए हैं। अगर हम बात करें भारत की, मध्य प्रदेश की, तो 25% युवा ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें प्री डायबिटिक के लक्षण उनमें आ चुके हैं, उन्हें हाइपरटेंशन हो चुका है, उन्हें ब्लड प्रेशर हो चुका है, ये उन्हें पता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है और वो इसके जो है सर्कमस्टेंसेस इसके साथ अब उनके साथ शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में अब और नई चीज़ें क्या जुड़ रही है शरीर के साथ, वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दिनों दिन, चाहे छोटा बच्चा हो, स्कूल गोइंग बच्चा हो, माँ बाप हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबके साथ खान पान की जो गलत आदतें हैं उससे हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जो है गैस्ट्रो से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कैसे उसको ट्रीटमेंट चाहिए, कैसे हम किसके साथ संपर्क करें, क्या कुछ हम बात करें। तो इसके लिए आज भोपाल के सबसे बड़े डॉक्टर अभिजीत देशमुख हमारे साथ उपस्थित हैं, और जो कि एक गैस्ट्रो सर्जन हैं, साथ में लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं और एक समाज सेवक भी हैं। उनके परिचय में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी रहे हैं और अभी कई महत्वपूर्ण दायित्वों पर अपना निर्वहन कर रहे हैं। साथ में वे अगर समाज सेवा की बात करें तो फ्री कैंप्स लगाते हैं, निःशुल्क ऑपरेशंस करते हैं और जगह जगह अपने जो है सब समय समय पर समसामयिक मुद्दों पर सामयिक मुद्दों पर सेतु का काम करते हैं डॉक्टर्स के बीच, सरकार के बीच। तो आइए, आज हमारे बीच डॉक्टर अभिजीत देशमुख मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जैसे कि आपका परिचय बहुत लंबा है और बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस कार्यक्रम में जितना बताएं उतना कम है। तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े सर्जन हैं गैस्ट्रो के, ऊपर से आपने लेप्रोस्कोपी में भी सर्जरी का महारत हासिल कर रखी है। सर, क्या कुछ आपकी सफलता का राज है, किससे प्रेरणा मिली, आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? सर्वप्रथम धन्यवाद, मुझे आपके चैनल पर मुझे इनवाइट किया है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मेरे बचपन से मुझे हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस था और मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उनको मैंने देखा है समाज सेवा करते हुए। और हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो वहाँ पे देखा कई लोग ऐसे हैं गरीब हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, उनको कई बार अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो बस मेरे मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक चिकित्सक बनना है और लोगों की सेवा करना है। तो बस उसी जगह से, मतलब उस ग्रामीण परिवेश में काम करते करते मुझे सेवा करने का जो मन हुआ है उसको कैरी कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आप ग्रामीण परिवेश से आपने बात की, आप महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से भी आते हैं। सर, ये भी बताइए कि आप इतने बड़े सर्जन हैं, क्या सर्जरी में मतलब एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए एक सर्जन के हिसाब से, और अभी तक क्या चुनौतियाँ आपको गैस्ट्रो एज अ सर्जन आई हैं? बिल्कुल, अगर मैं शुरुआत में कहूँगा कि गैस्ट्रो सर्जरी और उसमें भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी होती है, तो उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो काफ़ी कठिन होता है और आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत आगे एकदम तेज़ी से बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, हमें पेशेंटली अपनी अच्छे से ट्रेन होकर और फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। बस यही मैंने अपने गुरु से सीखा था और धीरे धीरे कर अपने जो स्किल को मैंने डेवलप किया। अपने सीनियर्स जो हैं उनकी मैंने मदद ली हमेशा और अपने फील्ड में मैंने जितना अच्छा कर सकता उसने करने की कोशिश की। सर, आपका फील्ड बहुत बिजी फील्ड है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, लोगों की जान बचाते हैं आप। सर, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ में आए, संयोजक बने, कैसे एक राजनीतिक टच आपके साथ जुड़ा? मुझे ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको व्यापकता देने के लिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो मेरी विचारधारा से बहुत मैच करता था, वहाँ पे मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा ऐसा मैंने देखा। तो मैंने चिकित्सा प्रकोष्ठ, हमारे पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया, उसका मैं संयोजक भी बना और उसके द्वारा
मैं पूरे प्रदेश में पूरा स्वास्थ्य शिविर लगा पाया, लोगों के बीच में जा पाया। डॉक्टर्स जो हमारे चिकित्सक गण हैं पूरे प्रदेश के, चाहे वो प्राइवेट हो या शासकीय, उनको और सरकार और प्रशासन के बीच में मैंने समन्वय बनाने की कोशिश की। तो बीजेपी के द्वारा एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैंने उसको कैरी किया। सर निश्चित रूप से। सर ये भी बताइए कि आप 1500 निःशुल्क ऑपरेशन कर चुके हैं, साथ में सर आप समाज सेवक होने के साथ साथ आपके साथ कई चीज़ें जुड़ रही हैं, जिसमें कि फ्री कैंप्स है, जागरूकता अभियान आप चलाते हैं। तो सर क्या युवाओं के साथ भी संवाद स्थापित करते हैं? क्या गाँव में भी जाते हैं? चौपाल भी आपके साथ जुड़ी हुई है? बिल्कुल। आपने जो युवाओं की बात की है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये जो अभियान है, जैसे आप एजुकेशन और हेल्थ, अगर उसमें सुधार लाना है तो ये सिर्फ काम सरकार का नहीं है, इसमें समाज का भी है। सामाजिक आंदोलन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तो हम एजुकेशन और हेल्थ में जितना हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो नामुमकिन है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि युवा लोग जुड़ें, चाहे वो युवा चिकित्सक हो या चिकित्सक के अलावा जो युवा लोग हैं वो भी इससे जुड़ें। तो हमारे जो अभियान है, जो स्वास्थ्य यात्रा हो या फिर कुटुंब यात्रा हो या चौपाल हम जो लगाते हैं लोगों के बीच में, उसमें सभी लोग युवा होते हैं। और भारत युवाओं का देश है, युवा शक्ति का देश है, और भारत को विकसित बनाने के लिए ये युवा ही आगे आएंगे और आ रहे हैं। सर क्या बात कही सर। आपके साथ, आपके व्यक्तित्व में सर, इतने बड़े आप डॉक्टर हैं, उसके साथ आप प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ आप आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत उपाध्यक्ष भी हैं, साथ में आप सर सबका सहारा सामाजिक संगठन इसके अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं MB शर्मा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और संरक्षक भी है मध्य प्रदेश जन आरोग्य मित्र के। तो सर ये सारी संस्थाएं, आपका प्रोफेशन, पेशेंट्स को देखना, सर्जरी करना, हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस? ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम को, समय को पकड़ के चलेंगे तो ये सब पॉसिबल है। इसलिए मैं हमेशा युवाओं को बोलता हूं कि हम अगर समय का हम रिस्पेक्ट करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बस समय को मैंने रिस्पेक्ट दिया है और समय के साथ कैसे मैनेज करना, तो ये सब काम अपने आप हो जाते हैं। क्या बात कही सर, बहुत ही एक बड़ा संदेश सर दे रहे हैं कि समय ही, जैसे स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ी कुंजी है, वैसे ही समय भी हमारी कुंजी है। यदि टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो आपके सारी दिनचर्या सुव्यवस्थित हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं। सर क्या आजकल खान पान की जो प्रॉब्लम्स है उसमें गैस्ट्रो की समस्या बढ़ रही है? कोई किसी को अल्सर हो रहा है पेट में, क्या कुछ हो रहा है सर, आप बताएं। जो मेरे OPD में जो पेशेंट्स आते हैं, अगर 10 पेशेंट्स में अगर देखता हूं, 10 में से 6 पेशेंट्स या 7 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है एज सच, गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस का कारण क्या है? एसिडिटी। तो हरी, वरी एंड करी। हरी मतलब जल्दी जल्दी खाना, और वरी विज टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और करी मतलब मसालेदार खाना, स्पाइसी फूड खाना, बाहर का खाना। तो इन 3 चीज़ों से ही ये प्रॉब्लम होती है। और मैं कहता हूँ कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये हरी, वरी एंड करी को सुधार लेंगे तो आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। क्या बात कही है सर, बहुत ही अच्छी बात सर ने कही है कि हरी, वरी एंड करी, इन तीनों पे आप ध्यान दीजिए कि डू नॉट ईट इन हरी, ज़्यादा चिंता भी नहीं करना है, तेज़ी से खाना भी नहीं है, और स्पाइसी फूड से भी आपको दूरी बनानी है, समय समय पर कभी कभी खा सकते हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे कि सर अभी कॉमन प्रॉब्लम्स किस में देखें, क्या एज ग्रुप है आपके पास आता है, कौन से? आजकल युवा लोग तो हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, उन्हें कैंसर भी हो रहा है, उन्हें सब कुछ हो रहा है। सर क्या आप बोलेंगे उनके लिए? मतलब मैं अगर कंपेयर करूंगा तो रिलेटिवली यंगर जनरेशन ज़्यादा आती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूं, उनसे पूछता हूं, तो उनकी दिनचर्या पूछता हूं, तो उनकी दिनचर्या बहुत गड़बड़ रहती है। वो या तो देर रात तक जगते हैं, बहुत लेट उठते हैं, व्यायाम नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होती है, खेल नहीं होता है, और जहाँ काम करने जाते हैं या फिर कोई पढ़ाई है तो उसको अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप कूल माइंड से अगर मेडिटेशन कर कर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। सर बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि आपने सर की बातें सुनी। सर ये भी बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो खान पान की शैली, कोई बीमारी आपने बताई नहीं है उसके लिए, पर सर ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे दूर रहें, क्या खाएं, किसे सुपाच्य भोजन होना चाहिए? जो भोजन है, मैं कहूँगा कि हमारे जो देश की, भारत देश की जो एक नॉर्मल थाली खाने की होती है, भोजन की थाली होती है, जिसमें दाल, सब्जी, मतलब जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं,
उसके बाद चावल, चटनी, ये और रोटी। रोटी में अगर कोशिश करें कि मिलेट्स वाली जो है, हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, यस, मोटे अनाज की जो रोटी है, ये संपूर्ण भोजन है। दिस इज द बैलेंस्ड डाइट। आपको कोई अलग से कोई डाइट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है तो आप दाल ज़्यादा ले सकते हैं। आपको अगर मतलब उसके अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो घर का बना हुआ भोजन है, दैट इज़ द बेस्ट बैलेंस्ड डाइट अवेलेबल। सर एक चीज़ है, हार्ट अटैक और गैस बनना, जो लोग कई बार पैनिक हो जाते हैं कि गैस बन के उनको नीचे दर्द होता है, सर उसमें कितना डिफरेंस है हार्ट अटैक और गैस की जो दर्द होता है उसमें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा कि कई बार रात को लोगों को भारीपन होता है सीने में, और उसको ऐसे टाल जाते हैं कि ये तो एसिडिटी होगा, और कुछ एसिडिटी की दवाई लेते हैं और फिर सोने की कोशिश करते हैं, पर यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। कई बार ये जो हार्ट अटैक वाला जो दर्द होता है वो गैस्ट्राइटिस जैसा लगता है, आपको सीने में भारीपन होगा, पर हाँ, ये जो हार्ट अटैक वाला जो दर्द होता है, हार्ट का दर्द होता है, वो सीने में भारीपन होगा, उसका दर्द हमारे जॉ में आएगा और साथ में हमारे उल्टे हाथ के अंदर तरफ दर्द होगा। अगर ये तकलीफ हो रही है तो ये एसिडिटी नहीं है, या हार्ट के कारण दर्द है, और आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। मतलब देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन कि लेफ्ट हैंड तक अगर दर्द आ गया वो हार्ट अटैक का है। सर ये चीज़ उठ रही है यहाँ पर कि आजकल खान पान का समय भी बहुत ज़रूरी है। सर क्या कहेंगे, आजकल 16 घंटे की फास्टिंग के लिए आजकल रील्स का ज़माना है, तो रील्स में कई डॉक्टर्स ये बताते हैं कि 6 के बाद खाना ना खाएं, 8 बजे अपने खाने के 4 घंटे का गैप रखे सोने में। तो सर क्या कुछ मतलब कितना खाना लेट खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, दोपहर का कब खाना चाहिए, जिससे डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल, एक अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि सबकी दिनचर्या सबकी अलग अलग है। हमें अपनी दिनचर्या के अनुसार अपनी डाइट को, भोजन का समय उसको फिक्स करना होगा। पर हाँ, एक एवरेज ये है कि हमें सुबह सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और साथ में फिर जो दोपहर में लंच होता है, हल्का लंच होना चाहिए। रात का भी या शाम को थोड़ा हल्का खाइए, और रात को भी खाना हल्का, मतलब थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, है ना। और खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक लेटना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई लोग क्या होता है कि 10 बजे खाना खाएंगे और 11 बजे या 10:30 बजे सो जाएंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। तो हमें समय ऐसे एडजस्ट करना है कि खाना खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है। सर जेलुसिल, डाइजीन, कई दवाएं आजकल लोग खुद ही ले लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई एसिडिटी, इनो पी लेते हैं। सर क्या करना चाहिए, या डॉक्टर को से सजेशन लेना चाहिए? अगर आपको बार बार एसिडिटी होती है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर ने अगर बताया है कि ये लिखा है जेलुसिल या जो भी ये एंटासिड्स होते हैं, तो ये इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, पर अपने आप से लेना ठीक नहीं है। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी जेलुसिल अगर आप एंटासिड लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अभिजीत देशमुख का लंबा एक जो सर्जन का होना चाहिए अनुभव, सर क्या चुनौतियां अभी तक आपको आई हैं? क्या सबसे आपको ऐसा कौन सा यादगार क्षण है आपके जीवन का जिसमें आपको लगा कि ये बहुत जोखिम भरा काम है? बिल्कुल, जब सर्जरी एज सच कोई एक पेशेंट जब सर्जरी के लिए आता है तो आप उसका शरीर आपको सौंप देता है, इतना विश्वास रखता है। और कई बार बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती हैं, और उसको समझाना, हमें पेशेंट को जब समझाते हैं तो कई बार उनको नहीं समझते हैं, और ऑब्वियस है। तो ऐसे वक्त में जब बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी है और पेशेंट को इतना समझ नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा चैलेंज होता है कि हमें, क्योंकि डिफ़िकल्ट सर्जरीज में कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑकर, किसी भी सेंटर में हम करें, तो ऐसे वक्त हमें थोड़ा सा समझाने में बहुत दिक्कत होती है, मैनेज करने में दिक्कत होती है। पर सर्जरी करना है और जान बचाना ये प्राथमिकता होती है, और हम भगवान को याद करते हैं और हमारी पूरी शक्ति उस पेशेंट को ठीक करने में लगाते हैं। क्या बात कही है सर, जैसा कि बताया कि पूरी शक्ति हम पेशेंट को ठीक करने में लगाते हैं, और पेशेंट अपना संपूर्ण पूरा शरीर डॉक्टर को पूरे विश्वास के साथ सौंप देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं पेशेंट के लिए। सर आपके जो पूरा करियर है उसमें आपको क्या ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ प्रतिभा जो है, आपको क्या सम्मान मिले, क्या आपके अचीवमेंट्स रहे, ऐसा कुछ? आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ अचीवमेंट्स आपके साथ जुड़ गए जो अन्य डॉक्टरों के साथ नहीं जुड़ पाए? सबसे पहले तो मैं एक जो मेरा अचीवमेंट में जो समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल अभी आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने
एक 70 वर्ष या उससे अधिक ही उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना से किया जा रहा है। और ये सुझाव हमने मोदी जी को दिया था और मोदी जी ने उस सुझाव को स्वीकार कर पूरे देश में 6.5 करोड़ वृद्धजनों को उनका ट्रीटमेंट निःशुल्क हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 6.5 करोड़ जो वृद्धजन हैं, माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा होगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और साथ में जब भी कोई पेशेंट को हम ठीक करते हैं और जब पेशेंट हमारे पास आके धन्यवाद देता है तो उससे अच्छा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही सर। सर अभी आप जब सर्जन बने सर, पीछे काफी पुरानी बात है, मेंस ऑल्सो सर, क्या देख रहे हैं सर भविष्य में कैसी सर्जरीज आप करेंगे, कितना एडवांस सर्जरी अब होने वाली है? बिल्कुल, शुरुआत में जब हमने ट्रेनिंग ली थी तो उस वक्त पेट के ऑपरेशन, मैं गैस्ट्रो सर्जन हूं तो पेट के ऑपरेशन पूरा पेट खोलकर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे देश में आई तो एक चैलेंज था कि उसको सीखना और सीखने के साथ साथ पेशेंट्स को, लोगों को उसके बारे में विश्वास दिलाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने उसकी ट्रेनिंग ली और देन फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हमने स्टार्ट की, पूरे देश में फैला। आपको पता होगा कि अब ऑलमोस्ट हर एक ऑपरेशन पेट का दूरबीन द्वारा होता है। और अब यहाँ ही नहीं थमी, प्रोग्रेस हमारे देश में बहुत तेजी से हो रहा है। अब हमारे देश में रोबोटिक सर्जरी भी स्टार्ट हो गई है। अब मुझे बिल्कुल विश्वास है कि पूरे देश में अब रोबोटिक सर्जरी भी अच्छे से होने लगेगी। सर आपने अभी तक जो सर्जरी अब आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्या वो दूरबीन वाली है या रोबोटिक्स है? कैसी सर्जरी करते हैं हम? रोबोटिक्स भी करते हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं। ओके सर, एक छोटा सा सवाल है कि पानी का रोल बहुत बड़ा है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करने में। क्या सर दिन भर पानी पीना चाहिए? क्या पानी की कमी से भी गैस्ट्रिक समस्याएं बढ़ती हैं? पानी, एक तो साफ पानी और थोड़ा थोड़ा पानी, कम से कम 2 से 3 लीटर। अब जैसे गर्मियां हैं, गर्मी में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि जितना हाइड्रेट रहेंगे ओवर हाइड्रेट भी नहीं होना है ना। तो यूजुअली बोलते हैं हम कि एवरेज गर्मी में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। सर आप जैसे कि आपने पूर्व में बताया सर, आप बीजेपी के साथ प्रकोष्ठ में जुड़े हुए हैं सर। इतने सारे पदों में आपको क्या लग रहा है अभी आपका जो भविष्य में क्या प्लानिंग है? कहाँ कहाँ जागरूकता अभियान, कहाँ कहाँ निःशुल्क ऑपरेशंस करने वाले हैं? भविष्य के क्या प्लान हैं आपके? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में जो अभी देख रहा हूं मैं कि जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं वो तो बिल्कुल विश्व स्तरीय है। मतलब मैंने जैसे कहा कि हम रोबोटिक्स में भी हैं, तो विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट में, पर हम अभी भी लोगों को अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। और हमें किसी भी डिजीजेस को, खासतौर से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर्स, इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है। जब तक हम स्क्रीन नहीं करेंगे, अभी क्या है, कोई भी लोग जो है अवेयर नहीं होने के कारण, कैंसर है तो वो लेट स्टेज में आते हैं, हमें उसको रोकना है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनिंग से एक प्रिवेंशन का एक पार्ट है। आपको पता होगा कि जो डायबिटीज है, कम से कम 25% ऐसे लोग हैं जो कि अनअवेयर, दे आर डायबिटिक, पर उनको पता नहीं है, तो उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हाइपरटेंशन के कम से कम 45 to 50% लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं कि उनको हाइपरटेंशन है। कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, ये ऐसे हैं कि जब बहुत एडवांस होते हैं तब मालूम पड़ता है। तो हमारी जवाबदारी है, सरकार भी कर रही है इसके ऊपर काम, और हमारे प्राइवेट में भी हमें स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। हम स्क्रीन करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस होगा और उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो जाएगा। प्लस स्क्रीनिंग से हम रिस्क फैक्टर्स भी हम ढूंढ पाएंगे ताकि वो बीमारी से हम उनको बचा पाएंगे। तो अगर हम स्क्रीनिंग से एक पेशेंट पे, एक आदमी पे हम अगर 50 रुपए खर्च करते हैं तो 1 लाख पॉपुलेशन में हम कम से कम 50 लाख खर्च करेंगे। और अगर हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो हम इकोनॉमिकली भी हम पैसे बचा पा रहे हैं हमारे देश, और साथ में प्रोडक्टिविटी
वर्कफोर्स को भी हम बचा पा रहे हैं। सर, लोगों को ग्रामीण अंचलों में कितना अवेयरनेस है अभी भी? आज के परिदृश्य में क्या लग रहा है उनको? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में क्या मालूम है? सर, क्या वाकई लोगं को दिल्ली, मुंबई या पुणे, बेंगलुरु जाने की जरूरत पड़ सकती है? क्या डॉक्टर्स यहाँ पर अच्छा इलाज मिल रहा है मध्य प्रदेश में? मिल रहा है। आपको पता होगा कि अब तो ग्रामीण अंचल में बिल्कुल छोटे छोटे जगह पे भी अस्पताल हो गए हैं, सेंटर्स हो गए हैं। तो वहां पर डॉक्टर्स जो है बेसिक लेवल तक पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। हमें भोपाल या बड़े शहरों में तभी जाना पड़ता है जब कोई वहां पर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो ही आना पड़ता है। अब तो जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी अब छोटे छोटे शहरों में भी होने लगे हैं। जी सर, आखिरी सवाल ये है कि क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगे कि किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए? सर, आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, फिर से मैं कहूंगा, हेल्थ इज वेल्थ। बचपन में मैं बोलता था हेल्थ इन वेल्थ, बस सुनता था, पर सही है, हेल्थ इज वेल्थ। उसके लिए, उस वेल्थ के लिए आपको अपना भोजन पर ध्यान देना है, बैलेंस डाइट, व्यायाम, मेडिटेशन और योग, इस पे ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे डॉक्टर अभिजीत देशमुख, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है, गैस्ट्रो सर्जन भी है और एक समाज सेवी भी है। जागरूकता अभियान चलाते हैं, निःशुल्क ऑपरेशंस करते हैं। भविष्य में कई प्लानिंग उन्होंने बताई है। जैसे कि उन्होंने एक चीज पे बहुत प्रकाश डाला है कि जागरूकता की कमी है, अभी भी आप जागरूक नहीं है। जो जागरूक होगा वो पहले आएगा, अपनी बीमारी को रोक लेगा, चाहे कैंसर हो, चाहे वो कोई भी ब्लड प्रेशर हो, बीपी, शुगर, डायबिटीज की तो बहुत महामारी है यहाँ पर। तो आपको यदि अपनी बीमारी को रोकना है या पता करना है तो पहले अर्ली डायग्नोज को करें, क्योंकि अनडायग्नोज डिजीज की वजह से लोगों में जो है बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो जैसे कि सर ने संदेश दिया है, उस संदेश को सुनकर आप अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, खान पान के जो चक्र है उसको सुधारें, व्यायाम करें और ऐसे ही डॉक्टरों की जो सलाह लेते रहें, समय समय पर चेकअप्स करवाते रहें। भले ही आप स्वस्थ हैं तो भी चेकअप्स करवाते रहें। और ऐसा नहीं है, पूरा एक चेकअप साल का तो करवाना ही चाहिए। तो ऐसे ही किसी बड़े डॉक्टर के साथ आपकी और मुलाकात करवाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।